नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 9, संगठनात्मक मनोविज्ञान। दोस्तों, हमारे दैनिक व्यवहार में हम अनेक जगहों पर जाते हैं, जैसे कि विद्यालय, कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल, कभी-कभी कोर्ट, पुलिस स्टेशन, बीमा कंपनी, मामलतदार या कलेक्टर कचहरी, ऐसी अनेक जगह की हम मुलाकात लेते हैं। इन सभी जगह पर हम देखें तो तीन बातें विशेष देखने को मिलती हैं। एक तो मकान, दूसरा स्टाफ और तीसरा साधन सामग्रियां। ऐसी सभी जगहों को हम संगठन कहते हैं। यानी हर संगठन में एक मकान होता है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी होते हैं यानी कि स्टाफ होता है, और कार्य के हिसाब से साधन सामग्रियां होती है। जैसा काम वैसी साधन सामग्रियां। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो हमारा विद्यालय एक संगठन है, उसका एक मकान है, उसमें एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, क्लर्क एवं सेवक आदि स्टाफ होता है, यानी कि उसमें काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। और पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, कंप्यूटर, किताब, बेंच, इन सारी बातों की बात करें तो ये सारी साधन सामग्रियां होती है। यानी कि हर संगठन में एक मकान होता है, उसमें काम करने वाले कर्मचारी यानी कि स्टाफ होता है, और कार्य के हिसाब से साधन सामग्रियां होती है। तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी संगठन के लिए उसका मकान, उसमें काम करने वाले कर्मचारी और साधन सामग्रियां होना आवश्यक है। किंतु दोस्तों, सिर्फ मकान, कर्मचारी और साधनों से संगठन नहीं बनता या नहीं चलता है। हर संगठन कुछ सेवाएं प्रदान करता है, क्योंकि संगठन की रचना ही कुछ सेवा प्रदान करने के लिए होती है। संगठन के कुछ लक्ष्य होते हैं, उसे सिद्ध करने के लिए ये संगठन बनते हैं। जैसे कि हमारा विद्यालय या कॉलेज, तो उसका काम है शिक्षा की सेवा देना। बैंक की बात करें तो पैसों की लेन देन की सेवा देना, ये बैंक का काम है। इस प्रकार हर संगठन हमें किसी न किसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम संगठन की परिभाषा देखते हैं। संगठन व्यक्ति या समूह द्वारा किए गए प्रयत्न एवं प्रवृत्तियों का तर्कपूर्ण संकलन है, जिसमें श्रम विभाजन और कार्य विभाजन एवं सत्ता, अधिकारों और जिम्मेदारी के द्वारा कुछ समान रूप में निश्चित किए गए लक्ष्यों को सिद्ध करने का उद्देश्य होता है। अर्थात संगठन में जो लोग होते हैं वे प्रयत्न करते हैं और उनकी सारी प्रवृत्तियों का तर्कपूर्ण संकलन किया जाता है, जिसमें श्रम विभाजन भी होता है, कार्य विभाजन भी होता है, और कार्य विभाजन के अनुसार उनके पास सत्ता, अधिकार एवं जिम्मेदारियां भी होती है। यानी श्रम विभाजन, कार्य विभाजन एवं सत्ता, अधिकारों और जिम्मेदारी, इन सबके साथ मिलकर सारे कर्मचारी किसी निश्चित लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यानी कि संगठन का कोई एक लक्ष्य होता है जिसको पूर्ण करना होता है, और संगठन में काम करने वाले सारे कर्मचारी उस लक्ष्य के सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। आइए अब दूसरी परिभाषा देखते हैं। संगठन चेतन रूप में समन्वित एक सामाजिक इकाई है जो दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का बना हुआ होता है। समान लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु ज्यादातर सतत कार्यशील रहता है। रॉबिन्स
1995। तो रॉबिन्स के मतानुसार संगठन जो भी कार्य करता है वह चेतन रूप में करता है, यानी कि कॉन्शियसली, और उनके सारे कार्यों का, सारे प्रयत्नों का संकलन किया जाता है, और उसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जब कोई कार्य ऐसा होता है कि एक अकेला व्यक्ति उसे पूर्ण नहीं कर पाता, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए संगठन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, सतत कार्य करते रहते हैं, उसे संगठन कहा जाता है। इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो उत्तम सेवाएं प्रदान करना यह संगठन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इस प्रकार उत्तम सेवा प्रदान करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है संगठन। जैसे कोई कार की कंपनी है, तो उसने तय किया है कि एक साल में 50,000 कार उत्पादन करेंगे, तो ये उनका टारगेट हुआ, ये उनका लक्ष्य हुआ, और कार की कंपनी में काम करने वाले सारे कर्मचारी मिलकर इस लक्ष्य को, इस टारगेट को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। ऐसे प्रमुख एवं अन्य लक्ष्यों को सिद्ध करने हेतु संगठन द्वारा संकलित रूप में प्रयत्न किए जाते हैं। इस प्रकार हर संगठन अपने किसी एक या अधिक लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए संकलित रूप में प्रयत्न करते हैं। संगठन में विविध व्यक्तियों को विविध प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं, और यह कार्य करने के लिए उनको योग्य रूप में जिम्मेदारी, सत्ता और अधिकार भी दिए जाते हैं। यानी संगठन में विविध व्यक्तियों को विविध प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं, और उन कार्यों के मुताबिक ही उन्हें जिम्मेदारी, सत्ता और अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर का जानकार है तो उसे कंप्यूटर का काम दिया जाता है, अगर कोई भाषा और वाक्पटु है तो उसे मार्केटिंग का काम दिया जाता है। इस प्रकार विविध प्रकार के व्यक्तियों को विविध प्रकार के कार्य सौंपे जाते हैं, और उनके साथ उनकी जिम्मेदारी, सत्ता और अधिकार भी दिए जाते हैं। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति की या समूह की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है, और उसको एक विशिष्ट कार्य दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई कंप्यूटर का जानकार है तो उसे कंप्यूटर की जिम्मेदारी दी जाती है, कोई भाषा और शब्दों का निष्णात है, वाक्पटु है, तो उसे मार्केटिंग का काम दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति या समूह को एक विशिष्ट भूमिका अदा करने के लिए कार्य सौंपे जाते हैं। तो हमने ये संगठन का अर्थ समझा, जिसमें हमने समझा कि किसी एक समूह में दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी एक लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए जागृति पूर्वक और संकलित रूप में कार्य करते हैं, उसे संगठन कहते हैं। आइए अब बात करते हैं संगठन के लक्षणों की। दोस्तों, अभी हमने संगठन के अर्थ एवं परिभाषा की बात की। अगर हम उन परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम निम्नानुसार संगठन के लक्षण जान सकते हैं। यानी कि परिभाषाओं के विश्लेषण से निम्नानुसार के लक्षण बताए जा सकते हैं। पहला, समान लक्ष्य। दूसरा, प्रयत्न का संकलन। तीसरा, श्रम विभाजन। और चौथा, जिम्मेदारी एवं अधिकार। प्रिय छात्रों, संगठन के लक्षण यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये दो तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला तो यह है कि संगठन के लक्षण कौन कौन से हैं। ये 2 मार्क्स का ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको सिर्फ ये 4 लक्षण ही लिखने हैं। और दूसरा, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि संगठन के लक्षण विस्तृत रूप से समझाइए। तो 3 मार्क्स का यह सवाल भी पूछा जा सकता है, तो हमें उसे विस्तृत रूप से समझाना है।
आइए हम उसके लक्षणों को विस्तृत रूप से समझते हैं। संगठन का पहला लक्षण है समान लक्ष्य। दोस्तों, हर एक संगठन के अपने कुछ लक्ष्य होते हैं। कोई भी संगठन जब बनता है तो किसी लक्ष्य को लेकर ही बनता है, यानी हर संगठन का कोई न कोई लक्ष्य होता है और इन लक्ष्यों को साकार करने के लिए उसमें काम करने वाले लोग आपसी सहकार और संकलन से कार्य करते हैं। यानी कि उसमें जितने भी लोग, जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं, वे सब मिलकर संगठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपसी सहकार और संकलन से कार्य करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति एक ही कार्य करता है। हर एक का कार्य और भूमिका एक समान नहीं होती, किंतु हर एक व्यक्ति संगठन के समान लक्ष्य के लिए कार्य करता है। यानी कि कार्य और भूमिकाएं भिन्न भिन्न होने के बावजूद वे सब एक लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि पोस्ट विभाग की बात करें तो उनका एक लक्ष्य होता है कि समय पर और सही जगह पर पत्र पहुंचाया जाए। तो पोस्ट विभाग के सारे कर्मचारी अपनी अलग अलग भूमिका निभाते हुए इस लक्ष्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। यानी संगठन किसी एक लक्ष्य या ज्यादा लक्ष्यों के लिए कार्य करता है और उसके सारे कर्मचारी उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए संकलित रूप से कार्य करते हैं। संगठन का दूसरा लक्षण है प्रयत्न का संकलन। दोस्तों, संगठन के ध्येय या लक्ष्य को साकार करने के लिए संगठन में कार्य करने वाले लोगों के बीच में प्रयत्न या कार्य का संकलन होना आवश्यक है। यानी कि संगठन में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ संकलन आवश्यक है। अगर संकलन नहीं होता तो ध्येय की सिद्धि संभव नहीं है। जैसे कोई कार की कंपनी है तो उसका मालिक होता है, मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होते हैं और कर्मचारी होते हैं। ये सब मिलकर संकलित रूप में लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य करते हैं। यानी कि उन सबके प्रयत्नों का संकलन होता है। उदाहरण के रूप में पोस्ट विभाग की बात करें तो हम एक स्पीड पोस्ट भेजते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर बैठा कर्मचारी उसका वजन करता है, उस पर स्टिकर लगाता है और ऑनलाइन पंजीकरण करता है। उसके बाद दूसरा कर्मचारी उसका वर्गीकरण करके थैले में पैक करता है और अंत में जो डाकिया होता है, पोस्टमैन होता है, वह उसे सही पते पर पहुंचाकर जिसका है उस व्यक्ति को देकर उसके दस्तखत लेता है। इस प्रकार पोस्ट विभाग के सारे कर्मचारी मिलकर सही पते पर पत्र पहुंचाने का संकलित प्रयास करते हैं। यानी संगठन में काम करने वाले सारे कर्मचारियों के प्रयत्नों का संकलन आवश्यक है। संगठन का तीसरा लक्षण है श्रम विभाजन। यह लक्षण प्रयत्नों के संकलन के साथ जुड़ा हुआ है। संगठन के कार्यों में से अलग अलग काम का विभाजन श्रम विभाजन के द्वारा ही संभव होता है। श्रम विभाजन कार्य पर निर्धारित होता है, क्योंकि संगठन में अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, तो कौन सा कार्य कौन सा कर्मचारी करेगा यह तय किया जाता है और उस प्रकार से श्रम विभाजन किया जाता है। क्योंकि कर्मचारी की कार्य कुशलता के आधार पर उनको विभिन्न कार्य सौंपे जाते हैं और उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो व्यक्ति जिस प्रकार की कार्य कुशलता रखता है उस प्रकार का कार्य उसे सौंपा जाता है। जैसे कि कोई कर्मचारी कंप्यूटर का जानकार हो तो उसे कंप्यूटर के काम सौंपे जाते हैं। कोई कर्मचारी भाषा और बातचीत करने की कुशलता रखने वाला हो तो उसे मार्केटिंग का कार्य सौंपा जाता है। यानी कि जैसी व्यक्ति के कार्य की कुशलता वैसा कार्य उसे सौंपा जाता है। और किसी व्यक्ति की कोई कार्य कुशलता न हो तो उसे प्रशिक्षित किया जाता है और बाद में उसे
कार्य सौंपा जाता है, किंतु श्रम विभाजन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का कार्य सौंपा जाता है, जिसे श्रम विभाजन कहा जाता है। संगठन का चौथा और अंतिम लक्षण है जिम्मेदारी एवं अधिकार। दोस्तों, संगठन में हो रहे प्रयत्नों का संकलन और श्रम विभाजन से हर व्यक्ति को कार्य, जिम्मेदारियां एवं फर्ज सौंपे जाते हैं। अर्थात हर एक व्यक्ति को श्रम विभाजन के माध्यम से कार्य तो सौंपा ही जाता है, किंतु कार्य के साथ उसे जिम्मेदारियां और फर्ज भी सौंपे जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सौंपे गए कार्य एवं जिम्मेदारियां किस हद तक पूर्ण करता है, उस पर संगठन की ध्येय सिद्धि का आधार होता है। यानी मान लीजिए कि कोई कार कंपनी है तो कोई व्हील फिट करता है, कोई स्टीयरिंग फिट करता है, कोई दरवाजे लगाता है, तो कोई लाइट लगाता है। यानी प्रत्येक का कार्य अलग है, लेकिन उसके साथ उसकी जिम्मेदारी है वह कार्य पूर्ण करने की। और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने सौंपे गए कार्य को किस जिम्मेदारी से किस हद तक पूर्ण करता है, उस पर संगठन की ध्येय सिद्धि का आधार होता है। मान लीजिए व्हील, स्टीयरिंग और दरवाजे का काम करने वाले लोग अपने अपने कार्य पूर्ण करते हैं, किंतु लाइट वाला अपना कार्य पूर्ण नहीं करता, तो ध्येय सिद्धि नहीं हो सकती। और इसीलिए संकलित रूप से सारे कर्मचारी अपने अपने कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी उठाए तो ध्येय सिद्धि संभव हो सकती है। और इसके लिए संगठन में काम करने वाले सारे कर्मचारी स्व अनुशासन का पालन करें और कार्य की आचार संहिता का पालन करते हुए खुद के कार्य और जिम्मेदारियां पूर्ण करने में सहायक बने। अगर ऐसा होता है तो लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नों का संकलन और श्रम विभाजन आवश्यक है, और उसके माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी तय हो सकती है। सामान्य रूप से संगठन में सत्ता और अधिकार का क्रम निश्चित होता है, जिसमें कुछ लोगों के पास ज्यादा और कुछ लोगों के पास कम सत्ता होती है। जैसे कि किसी संगठन में कर्मचारी होता है तो उसके पास सबसे कम सत्ता होती है, उसके ऊपर सुपरवाइजर होता है तो उसके पास थोड़ी ज्यादा सत्ता होती है, उसके ऊपर विभाग का निष्णात या मैनेजर होता है तो उसके पास उससे ज्यादा जिम्मेदारी और सत्ता होती है, और उससे भी ऊपर संगठन का जो मालिक होता है उसके पास सबसे ज्यादा सत्ता होती है। इस प्रकार किसी भी संगठन में सत्ता और अधिकार का क्रम निश्चित होता है, और इस प्रकार कुछ लोगों के पास बहुत ही कम और कुछ लोगों के पास बहुत ही ज्यादा सत्ता होती है। तो ये हुए संगठन के लक्षण। दोस्तों, आज इस 9वें चैप्टर के इस पहले वीडियो में हमने संगठन का अर्थ और परिभाषा समझते हुए संगठन के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।